क्योंकि 10,000 का सेना था, वो दूर से ही आ रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन से बैठे हुए हैं, सब गन लेकर के ठोक दिए। हुआ क्या? अब आप समझ के देखिए, 10,000 का सेना को पर 700 की सेना भारी पड़ जाता है। कारण क्या है? सैन्य तकनीक का अपडेट्स। अब आप समझ के देखिए, तो ये सैन्य तकनीक में परिवर्तन है, ठीक है। और इस समय इसका जवाब पूरे भारत में नहीं था। इसका प्रूफ कौन दिया? सेंट टोमे का युद्ध। कर्नाटक युद्ध उस वैश्विक संघर्ष का हिस्सा था जिसमें यूरोप की दो बड़ी शक्तियां ब्रिटिश और फ्रांस पिछले कई दशकों से संलग्न थी। वैश्विक स्तर पर शतवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य का पराजय तथा भारत में वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच कंपनी की पराजय ने लगभग यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत में ब्रिटिश कंपनी ज़्यादा अर्थ रखता है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कर्नाटक के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखने का प्रयास किया था कि यूरोप में नए नए कंपनियों का उद्भव हो रहा है। कंपनी होता क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, चार्टर्ड कंपनी क्या होता है, किसी एक कंपनी को चार्टर दिया जाता था, वो हमने बात किया था पिछले क्लास में। और अगर ये कंपनियां भारत में व्यापार करने आई थी तो यहाँ के राजाओं के साथ संघर्ष में क्यों उलझ गई, ऐसे कई सारे प्रश्न थे जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोगों ने ये देखना है कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच ये प्रभुत्व की लड़ाई है कि आखिर भारत किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ब्रिटिश के लिए है या फ्रेंच के लिए। तो ये युद्ध के जो है ना, युद्ध के परिणाम को देखते हुए हम लोग समझ पाएंगे कैसे क्या क्या चीज़ें हुआ है, क्या क्या चीज़ें घटित हुई है। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे जो कर्नाटक युद्ध से रिलेट करता हो, ठीक है। वैसे एक बात आपको बता दूं, कर्नाटक जनरली अभी का कर्नाटक नहीं, वो पहले हैदराबाद के अंदर ही था। कर्नाटक उसका नाम था, उसका मैप आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अभी का कर्नाटक अलग है, उस समय का कर्नाटक था वो अलग है, ठीक है। तो हम लोग क्लास को शुरू करें, इन सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, यदि आपको थोड़ा सा मैप दिखा दे कि कर्नाटक किसके बारे में हम कह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये तो इंडिया का मैप आप समझ ही रहे। यहाँ पर देखिए, ये है हैदराबाद का इलाका। देखिए निजाम डोमेन्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो देखिए, हैदराबाद का ये जो इलाका था, ये पूरा निजाम का इलाका था, ये पूरा, ठीक है। ये सब हैदराबाद के कंट्रोल में आ रहा था उस समय। सब हैदराबाद, जो मुगल, हमने बताया था ना कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद हैदराबाद, बंगाल, अवध, ये सब अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे। हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया है। उसी तरीके से निजाम जो है वो हैदराबाद को स्वतंत्र कर लिया था। निजाम उन मुल्क आसफ जहां नाम हमने बताया था। तो ये हैदराबाद का इलाका है। और हैदराबाद से कर्नाटक, देखिए कर्नाटक, ये वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका कर्नाटक का, ये इलाका जो है, ये इलाका कर्नाटक का है, ठीक है। इसको अलग कर दिया था कौन? सदातुल्ला खां। सदातुल्ला खां जो है हैदराबाद से कर्नाटक को अलग, स्वतंत्र एक नया राज्य बना दिया था। क्लियर? तो कर्नाटक एक नया राज्य बना। कर्नाटक ये नया राज्य बनाया था सदातुल्ला खां, ठीक है। सदातुल्ला खान। देखिए, अब इसने कर्नाटक को हैदराबाद से अलग कर दिया है। तो अभी यहाँ पर दो बन गया है, एक हैदराबाद निजाम का, एक कर्नाटक, ठीक है। क्लियर हो गया बात? अब देखिए, प्रेजेंट की यदि बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1744-48 के आसपास की बात, ठीक है। तो उस समय आप समझ लीजिए। देखिए, अभी का जो कर्नाटक है प्रेजेंट में, मतलब 2023 में अभी जो कर्नाटक है वो क्या है,
ये वाला इलाका है ना कर्नाटक का, ये वाला इलाका है ना अभी कर्नाटक में, और कुछ हिस्सा इधर भी है। लेकिन पहले का जो कर्नाटक था वो ये था। क्लियर हो गया? ये चीज़ें आपको समझना था, ठीक है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये कर्नाटक का इलाका था। अब हम लोग ये समझते हैं कि कर्नाटक युद्ध के बारे में बेसिक जैसे 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ था? 1744 से 48 के बीच आप मान सकते हैं इसमें, ठीक है। मतलब कर्नाटक युद्ध के फर्स्ट कर्नाटक वॉर यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1742 के आसपास, कब? 1742 के आसपास हुआ क्या था कि ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया समझ रहे हैं ना, वो यूरोप महादेश में एक देश है ऑस्ट्रिया, समझ रहे हैं? यूरोप महादेश, तो यूरोप, हम लोग एशिया महादेश के अंदर आते हैं, तो यूरोप महादेश में ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया यूरोप महादेश में ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां पर उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया था। उत्तराधिकारी बोले तो मतलब ऑस्ट्रिया का नया राजा कौन बनेगा, इस तरीके से मेन बात ये था। तो 1742 में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया, जिसमें दो पार्टी हुए। एक तरह से 2 पार्टी आप समझ लो, एक उत्तराधिकारी ये है, एक ये है, ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का, 2 उत्तराधिकारी है। ये दोनों में से कौन बनेगा ऑस्ट्रिया का राजा, इसके लिए युद्ध छिड़। तो एक का सपोर्ट किया ब्रिटिश ने, एक का सपोर्ट किसने किया? ब्रिटिश ने किया, और दूसरे का सपोर्ट किसने किया? फ्रेंच, ठीक है, या फिर फ्रांस बोल सकते हैं, वैसे फ्रेंच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ने अलग अलग सपोर्ट किया, एक उत्तराधिकारी का सपोर्ट ब्रिटिश कर रहे हैं, दूसरा का फ्रांस कर रहे हैं। क्लियर? अब सिर्फ यही नहीं, पूरे दुनिया में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हमेशा से युद्ध चल रहा है, वर्चस्व का लड़ाई इसको कह सकते हैं, कि तुमसे ज्यादा बेहतर हम हैं। ये जो फीलिंग्स है ना, ये जो मतलब मान्यता है, या फिर ये जो ईगो, इसको एक तरह से कह सकते हैं कि हम पूरे दुनिया में तुमसे ज़्यादा बेहतर हम हैं। ये होता है ना आपस में, उस तरीके से। तो ब्रिटिश कोशिश करता है ये दिखाने का कि हम तुमसे बेहतर है, फ्रेंच कोशिश करता है ये दिखाने का कि हम तुमसे बेहतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इन दोनों के साथ युद्ध स्टार्ट हो रहा था 1742 में, कहां पर? यूरोप में। कहां पर? यूरोप में, ठीक है। तो देखिए एक चीज आपको बताते हैं, जब भी यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, जब भी यूरोप में अगर कोई तलवार खींचता है तो उसका चमक भारत में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी अपना यहाँ पर कंपनी स्थापित कर चुके थे, फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे, तो उसका चमक यहाँ भी दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि ये दोनों यूरोप में भी है, ये दोनों भारत में भी है, तो इसका असर तो दिखेगा ना। अब देखो, अगर इस समय का सिचुएशन देखो, अगर आर्कटिक प्रदेश में अगर पूरा बर्फ पिघल जाता है तो आप सोच के देखो उसका असर हमारे यहाँ भी तो देखने को मिलेगा। एक चीज आपको बताते हैं, अगर दुनिया में कुछ भी होता है और कुछ भी, तो उसका कनेक्शन आपके ऊपर भी जरूर होगा कुछ ना कुछ। ये तो हाल फिलहाल में एक थ्योरी भी दिया था, किसी ने फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला है इस थ्योरी के हिसाब से, कि एक छोटे से पार्टिकल में भी अगर कुछ थोड़ा सा भी मतलब एक्टिविटी होता है ना, तो लाखों करोड़ों दूर, किलोमीटर दूर उस छोटे से पार्टिकल का एक्टिविटी उतने दूर छोटे से पार्टिकल के एक्टिविटी से रिएक्शन करते हैं। यानी कि यहाँ कुछ और हो रहा है, इसके अपोजिट कुछ और होगा। ऐसा मतलब इसका प्रभाव भी वहाँ पर कुछ दिखाई देगा। ये तो फिजिक्स का, इसी पर बात पर 2023 में इसका नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स के। और एक बात और था इसमें, जिसमें लाइट को लेकर के बताया गया था कि लाइट को यदि आप
लाइट को ये समझ में आ गया कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो अपना व्यवहार बदल देता है। ये सारी थ्योरी अभी धीरे धीरे साइंस ग्रोथ कर रहा है इसमें, तो वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। वही बात है कि ब्रिटिश और फ्रांस जो है भारत में भी अपना कंपनी खोल रखा है, तो अगर यूरोप में या दुनिया में कहीं भी इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है या कुछ ऐसा होता है विवाद, तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब 1742 में ऑस्ट्रिया का जो है ना ये कहानी उत्तराधिकारी का चल रहा है। इसी बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाया क्या, या ब्रिटिश कंपनी के द्वारा या ब्रिटिशों ने क्या किया कि भारत में फ्रांस का कुछ जहाज था उसको मतलब पकड़ लिया, उस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस का कुछ जहाज था भारत में, तो उस पर जो है ना उसको कब्जा कर लिया। कौन? ब्रिटिश। इसी बीच यही चल ही रहा था, वहाँ विवाद था, तो यहाँ उन्होंने असर दिखा दिया भारत में। अब जब जहाज को पकड़ लिया तो फ्रांस का एक मतलब फ्रांस के द्वारा है नियुक्त किया हुआ भारत में। देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, भारत में ब्रिटिश का मुख्यालय था मद्रास और फ्रांस का मुख्यालय था, फ्रांसीसी का कह सकते हैं, फ्रांसीसी का मुख्यालय था पौंडीचेरी। देखिए भारत में जो कर्नाटक वाला एरिया अभी दिखाया ना हमने आपको, कर्नाटक वाला जो एरिया हमने दिखाया था अभी यहाँ पर, तो देखिए एक मद्रास है और दूसरा पौंडीचेरी। कहाँ गया? यहीं पर है एक छोटा सा बिंदी। ठीक है, तो एक मद्रास है एक पौंडीचेरी, दोनों कर्नाटक में है। तो देखिए ब्रिटिश का जो मुख्यालय था वो मद्रास था, फ्रांसीसी का मुख्यालय पौंडीचेरी था, दोनों कर्नाटक में ही पड़ता था। अब पौंडीचेरी जो मुख्यालय है, तो पौंडीचेरी का गवर्नर था कौन जानते हैं? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। ठीक है, ये बड़ा ही योग्य अधिकारी था, बहुत ही तेज था, बहुत ही दिमाग का, दूरदर्शी था, ये बहुत दूर का सोचता था डुप्ले। ये फ्रांसीसी गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया पौंडीचेरी का गवर्नर था। ठीक है, अब आप देखिए डुप्ले जब पौंडीचेरी का गवर्नर था और उसी समय क्या किया कि ब्रिटिश ने फ्रांस के कुछ जहाज़ों को पकड़ लिया। और फ्रांस के कुछ जहाज़ों को पकड़ लिया तो डुप्ले को बड़ा दिक्कत हुआ। बोला युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया में, मतलब यूरोप में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए, और यहाँ पर ये नौटंकी कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, बताते हैं इसको। तो मॉरिशस देख रहे हैं आप, मॉरिशस अफ्रीका। देखिए मॉरिशस का फिगर आपको दिखाते हैं, ये मान लेते हैं ये भारत है। फिगर क्या दिखाते हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये भारत है, तो ये है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर, यह है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। तो यही हिंद महासागर में यहाँ पर देखिए ये है पूरा अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका। तो अफ्रीका महादेश के पास यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, ये इंडियन ओशियन में ही, हिंद महासागर में ही ये द्वीप है, जिसका नाम है मॉरिशस। ठीक है, क्या नाम है इसका? मॉरिशस। तो मॉरिशस में फ्रांस का जो है एक मतलब वहाँ पर एक मुख्यालय था मॉरिशस में फ्रांस का। तो तुरंत डुप्ले ने क्या किया कि मॉरिशस के जो गवर्नर थे उसके पास मतलब संदेशा भेजा कि हमको ज़रूरत है तुम्हारा, हमको तुरंत सहायता चाहिए। तो वहाँ से युद्धक बेरक को इन्होंने भेज दिया। ठीक है, अब मॉरिशस से युद्धक बेरक जो है यहाँ पर कर्नाटक में आता है और उन युद्धक बेरकों के साथ मिल करके क्या किया कि डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश के जो मुख्यालय था मद्रास, उसी पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर तो हम ये कहते हैं कि डिग्री लेने चले थे, डिप्लोमा गंवा के आ गए। सोच के देखिए, हम ब्रिटिश लोग क्या किए, उसके 2-3 जहाज को कब्जा किया इन्होंने,
फ्रांस ने क्या किया, ये डुप्ले ने क्या किया कि पूरा उनका मुख्यालय ही कब्जा कर लिया। अब ब्रिटिश को बड़ा दिक्कत हुआ। अब दिक्कत हुआ तो क्या किया जाए, तो फिर ब्रिटिश ने क्या किया, तुरंत वहां से भाग करके चला गया कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास। ठीक है, कर्नाटक का नवाब कौन था, इसका नवाब था उस समय अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ये कर्नाटक का नवाब था। इसके पास तुरंत भाग के चला गया ब्रिटिश और बोला अनवरुद्दीन को जाकर के कि आपके एरिया में फ्रांस आकर के किलाबंदी कर रहा है, हमारे मद्रास पर कब्जा कर लिया है और आप कुछ कर नहीं रहे। तो अनवरुद्दीन को लगा अरे ये तो हमारा सॉवरेनिटी का खतरा है, हमारा तो संप्रभुता का हनन हो रहा है। अब इसको लगा देखिए जैसे हमारा ज़मीन है और हमारे ज़मीन पर कोई बाहरी आदमी आकर के वहाँ पर किलेबंदी करे, वहाँ पर युद्ध करे, तो हम कैसे देख सकते हैं, ये तो हमारी संप्रभुता का हनन है ना। वही चीज़ अनवरुद्दीन को लगा। तो अनवरुद्दीन ने क्या किया, उसको संदेशा भेजा फ्रांस को, डुप्ले के पास। फ्रांस ने जनरली डुप्ले कहते हैं अभी। तो फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर था डुप्ले के पास भेजा संदेश, और संदेश में क्या लिखा, हमारे ज़मीन से जल्दी निकलो और यहाँ जो भी किलेबंदी तिलेबंदी कर रहे हैं सब तोड़ो फोड़ो, हटाओ इधर से, पूरा झंझट हटाओ, सब ऑर्डर दिया। डुप्ले ने मना कर दिया, बोला कि नहीं चल भाग यहाँ से, मना कर दिया, कहानी ख़त्म। अब बड़ा इसको गुस्सा अनवरुद्दीन को, तो इसने क्या किया, 10,000 की सेना जो है, 10,000 का सेना फ्रांसीसी कंपनी पर चढ़ाई के लिए भेज दिया। मद्रास को भी छुड़वा देता तो मद्रास के लिए भेज दिया। अब डुप्ले के पास जानते हैं उस समय मात्र डुप्ले के पास लगभग 300 का फ्रांसीसी सेना था, 300 का फ्रांसीसी सेना प्लस 400 इंडियन सपोर्टर्स थे, मतलब इंडिया के कुछ सैनिक। तो लगभग 700 आप कह सकते हो कि फ्रांस के पास 700 का, मतलब फ्रांसीसी कंपनी उसका जो गवर्नर डुप्ले के पास 700 का सेना था। अब ये 700 का सेना 10,000 की सेना को मार के भगा देता है और यहाँ पर अनवरुद्दीन हार जाता है और अनवरुद्दीन जो है मद्रास को ब्रिटिश को नहीं सौंपने में सफल नहीं हो पाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि मद्रास नहीं छुड़वा पाता है। ठीक है, मद्रास जो मुख्यालय था ब्रिटिश का वो अभी भी डुप्ले के कब्जे में ही थे। इसको कहते हैं, ये युद्ध हुआ था 10,000 का सेना और साथ साथ इसको कहते हैं सेंट टोमे का युद्ध, सेंट टोमे का युद्ध। ठीक है, ये 1746 में घटित हुआ, 1746 में सेंट टोमे के युद्ध में अनवरुद्दीन को परास्त होना पड़ा फ्रांसीसी कंपनी के हाथों। अब आप सोच सकते हैं कि 700 की सेना 10,000 की सेना को मुंह तोड़ जवाब देकर भगा देता है, तो आप सोच सकते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी के पास सेना का क्या जवाब था। देखिए एक आपको थोड़ा सा बताते हैं कहानी। आखिर सैन्य तकनीकी में भी तो परिवर्तन होता है ना, समय के साथ सैन्य टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन तो होता है, चेंजिंग तो होते हैं। तो कैसे होते हैं, आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं, पूरे इतिहास में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ना सैन्य तकनीकी में परिवर्तन आता है। देखिए शुरू से समझते हैं, जब भारत में वैदिक आर्यंस आए थे बाहर से, जैसे भारत में वैदिक आर्यंस मध्य एशिया से जब भारत में आए थे तब उन्होंने अश्वचालित रथ लेकर के आए थे। अश्वचालित रथ समझते हैं ना, घोड़ा लगा हुआ था और पीछे रथ जैसा बना हुआ था और उस पर चलता है। तो अश्वचालित रथ लेकर के आया था और यहाँ के लोगों पर भारी पड़ गया था वो जो सिचुएशन था। अब देखो यहाँ के लोग पैदल सेना और वहाँ से अश्व पर मतलब घोड़े के साथ बांध के रथ पर बैठे हुए हैं और रथ पर बैठ के स्पीड में चल रहा रथ, हम सबको मार रहे हैं, तो मजबूत पड़ गया ना। तो वो अश्वचालित रथ जो है ना यहाँ के लोगों पर भारी पड़ गया था। तो ये चीज़ें हुआ। फिर और आगे आते हैं तो मगध की सेना में, मगध आप समझ रहे हैं ना,
मौर्यों का मौर्य का जनरली वहाँ पर मौर्य वंश में ज़्यादातर मतलब हो गया था। क्या हो गया था, तो मगध ने विकसित कर लिया था गज सेना, मजबूत गज सेना विकसित किया था, यानी हाथियों की सेना। गज मतलब हाथी होता है, तो हाथी का सेना विकसित किया था। और मौर्यों के काल में ये गज सेना बहुत ही मतलब ताकतवर बन गया था। ऐसा माना जाता है कि मगध का जो मतलब मौर्य जो वंश थे, जो अशोक के जो सबसे लास्ट शासक बने उस समय, तो मौर्यों का जो सफल होने का अहम कारण था वो गज सेना, ऐसा माना जाता है। तो बड़ी पॉपुलरिटी हुई गज सेना को लेकर के। फिर आगे चल करके जब आते हैं, अब सोचिए हाथी पर ऊपर बैठा हुआ है, हाथी सूर से कितनों को मार रहा है, पैर से कितनों को कुचल रहा है, हाथी पर जो बैठा वो भी तलवार तीर भांज रहा है। तो समझ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी वो तकनीक डेवलप हुआ सेना में। फिर आगे चल करके सेना में जो है ना एक नया तकनीक आया घुड़सवारी का। कुषाण जब आया ना, कुषाण शासक, इधर से कुषाण शासक जब एंटर किए भारत में, तो उन्होंने घुड़सवारी का तकनीक लेकर के आया। घुड़सवारी, घोड़ा पर बैठो और फिर तलवार भांजते रहो। इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ था कि जैसे घोड़ा पे न तो रकाब था न जीन वगैरह था, तो जिसकी वजह से ना दिक्कत होता था, बैलेंस बनाने में दिक्कत होता था। और रकाब किसको कहते हैं, जो घोड़ा पे बैठे, तो घोड़ा पे बैठ के जो पैर जो लगाते हैं ना, हम लोग पैर लगाते हैं उसमें कंट्रोल के लिए, जिस पर पैर रखते हैं, एक लोहे का रकाब बना होता है गोल ऐसा, तो वो होता है, क्या होता है, रकाब। ये आप ध्यान देना, लोहे का एक रकाब होता है जो घोड़े पर, अभी तो हम लोग बांध देते हैं, तो घोड़े पर जो है ना वो नीचे पैर रखने के लिए बना देते ताकि बैलेंस बना रहे। तो वो रकाब नहीं था उस समय जब कुषाण लेकर के आए थे, तो उसमें दिक्कत तो होता था, बैलेंस बनाने में दिक्कत होता था घोड़े पर, कई लोग घोड़े से गिर भी जाते थे, दिक्कत तो था। लेकिन ठीक है, वो एक नई तकनीक थी, घोड़ा पर चढ़ के तलवार भांजना या तीर चलाना, दिक्कत होता था लेकिन करते थे लोग। इनसे कुषाणों से फिर गुप्त ने सीखा बहुत कुछ घुड़सवारी में, गुप्त वंश ने। और फिर जब तुर्क लोग आएंगे, ठीक है, जब तुर्क लोग आते हैं तब वो लोग जो है ना घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी करना, ये एक अलग तकनीक लेकर के। अब इसमें ये लोग करते क्या थे ना कि घोड़ा पर इन लोगों ने रकाब बांध दिया और जीन कस दिया। जीन कहते हैं जैसे घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा ऐसे है, तो इसके ऊपर जो चमड़ा का जो एक चादरा ऊपर बिछा जाता है ना सीट के जैसा, जिस पर बैठता है लोग, वो जीन होता है, जीन कस दी उस पर, ठीक है, और रकाब लगा दिया ताकि पैर उसमें फंसा के बैलेंस बना सके, लोहे का रकाब बना दिया। तो जीन कस दिया और रकाब बना दिया, जीन कसना। अब देखिए, अब घोड़े पर जीन कस के बैलेंस टाइट। अब वो जीन इसलिए कसता था क्योंकि घोड़े पर एक ही जगह वजन ना हो, पूरा वजन को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है, सारा वजन पूरे शरीर पर रहता है, तो पता नहीं चलता है और घोड़ा तेज गति से दौड़ सकता है। अब घोड़ा तेज गति से दौड़ रहा है, हम तो बैलेंस बना के बैठ गए क्योंकि पैर फंसा दिए रकाब में और सीट पर बैठे हुए हैं और तीरंदाजी कर रहे हैं। इसको माउंटेड आर्चर्स कहते हैं। ये एक नई तकनीक था, इसका जवाब उस समय भारत में नहीं था, ऐसा तकनीक था ये, तो बहुत बड़ी तकनीक है ना। तो ये चीज़ें तुर्क लोग लेकर के आए। अब उसके आगे फिर देखिए बाबर इंटर करते हैं। हालांकि देखिए ये जो हमने बताया कि घोड़ा में रकाब कस दिया और तुर्क लोग आए तो जीन वगैरह कस दिए, ये सबसे पहले चाइना में कर लिए थे लोग, लेकिन भारत में तुर्क लोगों ने पहले लेकर के आए। फिर आगे चल करके आप देखिएगा कि बाबर जब आता है, एंटर करता है, तो वो अपने सेना में, वो अपने सैन्य शक्ति में, सैन्य तकनीक में तोप खाना को इंट्रोड्यूस करता है। तोप खाना आर्टिलरी जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, आर्टिलरी तोप खाना। देखिए तोप खाना को इंट्रोड्यूस किया, मतलब उसमें शामिल किया। और वो हालांकि देखिए तोप तो था, एक बार गोला लगाए फेंका बहुत दूर, कितनों को एक ही बार में साफ कर दिया, तो ऐसा तो था ही ना। 1526 में आप देख सकते हैं इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध हुआ तो उसमें तोप का यूज किया था इसने, इसलिए तो चारों के चारों युद्ध जीत गया था। 1526, 27, 28 और 29 चार युद्ध हुए थे लगातार, चारों जीत गया बाबर। क्यों? कारण ये था ना कि तोप लेकर के आया था। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इसका तोप ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था,
पश्चिम एशिया की तुलना में। लेकिन जैसे यूरोप वगैरह में जो तोप बन रहे थे या फिर पश्चिम एशिया में जो बन रहे थे तो उससे मतलब ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो नहीं है, अब भारत में नहीं है, तो वो तो भी जो कम एफिशिएंट वाला है वो भी भारी पड़ गया। फिर आगे चल करके आप देखिएगा तो जब यूरोपियंस आएंगे भारत में एंटर करेंगे, पुर्तगाल आएगा, ब्रिटिश आएगा, फ्रेंच आएगा, तो ये लोग लाइट इन्फेंट्री का तकनीक उपयोग मतलब सैन्य शक्ति में इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइट इन्फेंट्री, लाइट इन्फेंट्री इसका मतलब क्या होता है कि पैदल सेना चल रहा है और बंदूक लिया कांधे पे रख के और निशाना लगा के ठोक दिया। ये एक नई तकनीक आया भारत में, इंटर किया। अब आप समझ के देखिए, कोई आदमी घोड़े से आ रहा है, कोई आदमी ऊपर महल में बैठा खड़ा है, देख रहा है सब, और यहाँ से बस निशाना लगाए, एक बार ठोके, पके हुए आम की तरह नीचे गिर गए। से एक नई तकनीक विकसित हुआ, एक नया तकनीक आया और इसका जवाब पूरे भारत में उस समय नहीं था। और ये चीज़ें प्रूफ हो चुका है सेंट टोमे के युद्ध में। सेंट टोमे का युद्ध में फ्रांस जीत हासिल किया, इसी की वजह से लाइट इन्फेंट्री का जो सैन्य तकनीक था इसी की वजह से जीत पाया। क्योंकि 10,000 का सेना था, वो दूर से ही आ रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन से बैठे हुए हैं, सब गन लेकर के ठोक दिए। हुआ क्या? अब आप समझ के देखिए, 10,000 का सेना को पर 700 की सेना भारी पड़ जाता है। कारण क्या है? सैन्य तकनीक का अपडेट्स। अब आप समझ के देखिए, तो ये सैन्य तकनीक में परिवर्तन है, ठीक है। और इस समय इसका जवाब पूरे भारत में नहीं था। इसका प्रूफ कौन दिया? सेंट टोमे का युद्ध 1746 में जो युद्ध हुआ था। क्लियर? समझ में आ गया बात? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांस विजयी रहा और ब्रिटिश पराजित रहा और मद्रास को अनवरुद्दीन नहीं छुड़ा पाया। ये पूरा कहानी है। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, यह युद्ध यूरोपीय प्रश्न से शुरू हुआ। यूरोपीय प्रश्न आप समझ सकते हैं, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ उससे स्टार्टिंग होता है। तो यूरोपीय प्रश्न से शुरू होता है और वो प्रश्न था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। क्लियर? तो इस युद्ध में हम क्या लिख सकते हैं? यह युद्ध यूरोपीय प्रश्न के साथ शुरू हुआ और वह प्रश्न था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, समझ गया? तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध था 1744 से लेकर 48 में ये खत्म हो गया। और ये खत्म क्या हुआ? देखिए, ये उत्तराधिकार का युद्ध 1748 में जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसके बाद जो है एक संधि होता है। जनरली देखिए, कोई भी युद्ध को विराम देने के लिए एक संधि क्या जाता है, वही संधि हुआ था एक्सला-चैपेल की संधि। इसको लिख देते हैं, एक्सला-चैपेल की संधि। इस संधि के तहत ये युद्ध पर विराम लग जाता है। ठीक है, देखिए कोई भी युद्ध होता है ना तो उसके बाद एक संधि किया जाता है, ताकि उस संधि में ये बातें हो जाए कि अगला बार से हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, आपस में टकराहट नहीं होगी। क्लियर? तो एक्सला-चैपेल की संधि के तहत जो है ना, ये सब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध विराम होता है और यहाँ विराम तो कर्नाटक युद्ध विराम। क्लियर? तो ये कहानी है पूरा प्रथम कर्नाटक युद्ध का। और इसमें आपको ये चीज़ें तो जरूर समझ में आया कि सैन्य तकनीक में कैसे परिवर्तन आया है, पूरा इतिहास से हमने देखने की कोशिश किया है। ठीक है, वैसे अब तो बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है पूरा युद्ध तकनीक। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग समझते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54, यहां आप समझने की कोशिश करते। देखिए, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है ये भारतीय प्रश्न से शुरू होता है। और यहां भारतीय प्रश्न क्या है, तो देखिए फिर से हम लोग मैप के पास आते हैं। हालांकि मैप के पास ही क्या आना, यहीं पर मैप बुला लेते हैं भाई। देखिए, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है, यहाँ पर ये मैप खुद ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये शायद आपको दिखाई दे रहा है, और बड़ा कर दे क्या, अब दिखाई देगा। देखिए, हमने बताया था ये जो देखिए हमने बताया था कि ये हैदराबाद है। तो हैदराबाद में हमने बताया था निजाम उल मुल्क आसफ जहां नाम था उसका शायद, तो उसने हैदराबाद को स्वतंत्र किया था। उसके बाद जानते हैं हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। हैदराबाद में और कर्नाटक में भी थोड़ा सा आप मान सकते हैं, कर्नाटक का भी युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कर्नाटक का जो सेकेंड वॉर है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध है। ये भारतीय प्रश्न से शुरू होता है। और इसमें क्या होता है कहानी, तो देखिए अब थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए। भारत में जो हैदराबाद है, तो हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है। ठीक है, हैदराबाद में उत्तराधिकारी के लिए, हैदराबाद का कौन राजा बनेगा, इसके लिए युद्ध हुआ। एक तरफ था नासिर जंग, और दूसरी तरफ था मुजफ्फर जंग। ये दो लोग थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच आपस में युद्ध होते हैं हैदराबाद के नवाबी के लिए, कि हैदराबाद का नवाब कौन बनेगा। तो इसका सपोर्ट में आ गया कौन, ब्रिटिश, और इसका सपोर्ट में आ गया फ्रांसीसी इसके सपोर्ट में आ गए। यहां पर कौन था, डुप्ले। ठीक है, कौन है वो, डुप्ले बड़ा ही योग्य अधिकारी है, बहुत ही क्वालिटी वाला अधिकारी है ये। तो ये कहानी है। देखिए, इसका एक बड़ा अच्छा परसेप्शन था, पता है क्या वो परसेप्शन क्या था, इसका परसेप्शन ये था, अवधारणा ये था कि ये कहता था, हमेशा कहता था कि अगर भारत में अपना स्थिति मजबूत करना है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारत में जो अदर जो राज्य हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, उनके बीच जो आपसी संघर्ष है ना, उसी का लाभ उठाओ और अपना स्थिति यहाँ पर मजबूत करो। और इसी का परसेप्शन जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव आगे यूज करता है। ब्रिटिश का गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव, वो आगे यूज करता है और बहुत आगे तक जाता है रॉबर्ट क्लाइव। तो ये कहानी है, इसका परसेप्शन बहुत ही दूरदर्शी सोचता था ना, योग्य अधिकारी था ये डुप्ले। बाद में दिक्कत हो जाता है, क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। तो ये कहानी आप समझ गए, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये हैदराबाद का, ये हैदराबाद में ये कहानी है, युद्ध होना है। इसी के साथ एक और है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में क्या होता है कि देखो, उसको भी बता देते हैं, यहीं पर लिखते हैं ना। देखिए, कर्नाटक जो यहाँ पर देखा है ना, तो हैदराबाद के उत्तराधिकारी का तो युद्ध हुआ, कर्नाटक के भी उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट हो गया। देखिए, कर्नाटक में हमने अभी बताया कि यहाँ का जो नवाब था वो था अनवरुद्दीन। क्लियर, ये हमने बताया, ये आपको पता है अभी। तो
अनवरुद्दीन का एक दामाद था जिसका नाम था चंदा साहब। क्या नाम था उसका? चंदा साहब। चंदा साहब। अब चंदा साहब को क्या हुआ कि मन में लालच आ गया। ठीक है, अब मन में लालच आया तो वो चाह रहा था क्या कि अनवरुद्दीन को किसी भी तरीके से गद्दी से हटाएं और कर्नाटक का नवाब हम बन जाएं। क्लियर? तो ये चंदा साहब का इच्छा था। और यहाँ तो चंदा साहब का जब ये इच्छा था तो इसने क्या किया, डुप्ले से जाकर के संधि कर लिया। डुप्ले को बोला कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम कर्नाटक के नवाब बनना चाहते हैं। और डुप्ले सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अनवरुद्दीन इसके साथ लड़ाई किया है तो उसके खिलाफ तो सपोर्ट करेगा ना इसको, चंदा साहब को। समझ में आ रहा है? ये कहानी। अब देखो, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में युद्ध करवाता है और ये कंट्रोल कौन करता है? एक तरफ से फ्रांसीसी, दूसरी तरफ से ब्रिटिश, जिसमें नासिर जंग हार जाता है, मुजफ्फर जंग का जीत हो जाता है। डुप्ले योग्य अधिकारी जीतेगा ही। तो मुजफ्फर जंग यहाँ पर जीत जाता है और मुजफ्फर जंग को जो है वहाँ पर स्थापित कर देता है हैदराबाद के नवाब के पद पर। कौन? डुप्ले। यहाँ पर स्थापित कर हैदराबाद के नवाब के पद पर मुजफ्फर जंग को डुप्ले क्या करते हैं? स्थापित कर देते हैं। क्लियर? अब उसके बाद आगे आते हैं यहाँ पर, और साथ में एक अपना अधिकारी भी स्थापित कर देते हैं जिसका नाम होता है, जानते हैं क्या? इसका उपयोग हम करेंगे बाद में। उसका नाम है बुस्सी। ठीक है, क्या नाम है उसका? बुस्सी। ये एक डुप्ले का ही एक अधिकारी होता है जो हैदराबाद के सैन्य अधिकारी में इसको नियुक्त कर देता है और बोलता क्या है कि मुजफ्फर जंग का सपोर्ट करेगा, कभी भी बाहरी ताकतें आएगी तो वो इसको मदद करेगा, बचाएगा। इसलिए जो है ना, ये अपना तरीके से इसको रख दिया था। हालांकि ये रखा था किस लिए? ये रखा था इसलिए कि अगर यहाँ पर बुस्सी जो है रहेगा हैदराबाद में, तो हैदराबाद में अगर बुस्सी रहेगा तो जब भी अगर ब्रिटिश या फिर कोई भी बाहरी ताकत अगर यहाँ पर दिक्कत करेगा तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाएगा ना। इसलिए हम अपना आदमी को वहाँ पर रख देंगे, बुस्सी को। ठीक है, और बोला क्या कि मुजफ्फर जंग का मदद करेंगे। तो बड़ा दूर का सोचता था डुप्ले, और ये जनरली इसका दूरदर्शी अच्छा सिद्ध भी हुआ, इसका उपयोग भी हुआ कई चीज़ें में। तो ये तो हैदराबाद का कहानी है। दूसरा, कर्नाटक के यदि हम बात करें तो चंदा साहब, देखो भाई, इच्छा तो था ही, डुप्ले के साथ मिल ही गया था, तो इसने क्या किया? डुप्ले के साथ मिल करके आम्बूर में जा करके अनवरुद्दीन के साथ युद्ध कर लिया। अब अनवरुद्दीन के साथ युद्ध करेगा तो अनवरुद्दीन का जाहिर सी बात है, जब चंदा साहब को सपोर्ट करेगा फ्रांसीसी, तो अनवरुद्दीन के परिवार को किसका सपोर्ट मिलेगा? ब्रिटिश को। ठीक है, तो ब्रिटिश का सपोर्ट मिल गया अनवरुद्दीन का। और यहाँ पर कौन आ गया? आम्बूर के युद्ध में। कौन सा युद्ध हुआ? आम्बूर का युद्ध कब होता है? 1749 में। ठीक है, 1749 में आम्बूर का युद्ध होता है। और यहाँ पर चंदा साहब जो है फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले के साथ मिलकर के अनवरुद्दीन की हत्या कर देता है। यहाँ पर भी ब्रिटिश मार खा जाता है और कर्नाटक का नवाब बन जाता है चंदा साहब। तो चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया डुप्ले, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को बना दिया नवाब। इसमें हाथ किसका रहा? डुप्ले का। तो यहाँ पर दबदबा क्या लग रहा है? क्या लग रहा है देखने में दबदबा तो यही लग रहा है कि हैदराबाद फ्रांस जो है, फ्रांसीसी कंपनी यहाँ वर्चस्व में आगे चल रहा है। ठीक है, अब अनवरुद्दीन का एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली। ठीक है, अनवरुद्दीन का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली जो है, अब इसका बाप को मार दिया तो मोहम्मद अली वहाँ से भागा और भाग के ब्रिटिश छावनी में पहुँच गया। तो ब्रिटिश छावनी में पहुँच गया, ब्रिटिश को जाके बोला कि भाई सपोर्ट करो यार, कहानी हमारा खराब है। तो ब्रिटिश ने बोला कि रुक यार, अभी तो हम भी सपोर्ट से हारे हैं, तो थोड़ा वेट करते हैं। और ब्रिटिश फिर मोहम्मद अली की सहायता करता है और तुरंत जा कर के, मतलब कुछ दिन के बाद जा कर के क्या करता है, मोहम्मद अली जो है ब्रिटिश की सहायता से जाता है और चंदा साहब को मार देता है। और चंदा साहब को मार के कर्नाटक का नवाब बन जाता है।
तो कर्नाटक का नवाब कौन बना? मोहम्मद अली। क्लियर? अब पूरा कहानी खत्म। देखिए पूरा कहानी यही था। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि सेकेंड कर्नाटक वॉर में यहाँ पर न तो ब्रिटिश आगे रहा न ही फ्रांस आगे रहा, दोनों बैलेंस में रहे। क्यों? क्यों? देखो फ्रांसीसी के पास हैदराबाद बचा और ब्रिटिश के पास कर्नाटक, दोनों का प्रभुत्व जो है, प्रभाव एक का हैदराबाद पर और दूसरे का कर्नाटक पर रहा। क्लियर? ये सेकेंड कर्नाटक वॉर का कहानी है। यानी हम इसमें क्या लिख सकते हैं? सेकेंड कर्नाटक वॉर में क्या लिख सकते हैं? सेकेंड कर्नाटक वॉर में क्या लिख सकते हैं हम? कि यह युद्ध जो है भारतीय प्रश्न के साथ शुरू होता है और वह प्रश्न था हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकारी का प्रश्न। क्लियर? समझ में आ गया बात? तो ये कहानी है और इसी में ये तो सेकेंड कर्नाटक वॉर था। अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कई बार हमको भी कई सारी चीज़ ऐसा समझ में नहीं आता तो हम उसको दोबारा देखते तो समझ में आने लगता है। ठीक है, वही चीज़ है। चलो नेक्स्ट अगला समझते हैं। तृतीय कर्नाटक वॉर। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये होता है 1758 से लेकर 63 तक। अब देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है यह युद्ध भी यूरोपीय प्रश्न के साथ शुरू होता है और वह प्रश्न था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध नाम आपने सुना है? सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 तक यह युद्ध चलता है। सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्ष युद्ध चलता है 1756 से 63। इसको कहते हैं मतलब सेकेंड मिनी, इसको कहते हैं मिनी वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी एक छोटा सा वैश्विक युद्ध इसको कह सकते हैं, विश्व युद्ध कह सकते हैं, छोटा सा मिनी वर्ल्ड वॉर इसको कहते हैं। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध में ना जो भी चीज़ें घटित हुआ उसकी वजह से पूरे लगभग पूरी दुनिया में तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर देशों में इसकी वजह से भी युद्ध हुए हैं। देखिए तीसरा जो कर्नाटक वॉर है ना वो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हुआ। हमने बताया था कि जब भी यूरोप में या फिर कहीं और भी अगर ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कुछ होता है तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। तो ये हमने बताया है, इसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध में जब ब्रिटिश और फ्रांस के बीच जब युद्ध हुआ तो उसका असर कर्नाटक में भी देखने को मिला। अब देखिए इसी बीच हुआ क्या है ना, कहानी इसी बीच क्या हुआ है कि 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1757 में 57 है प्लासी का युद्ध हो रहा है भारत में। देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी भारत में, और 1758 से स्टार्ट हो रहा है कर्नाटक वॉर। क्लियर? इसी बीच हुआ क्या है कि जो फ्रांस का जो सरकार था उसने डुप्ले को वहाँ से वापस बुला लिया। कहाँ से? कर्नाटक से। डुप्ले का कहाँ था? कर्नाटक का गवर्नर था। तो फ्रांस सरकार जो है डुप्ले को वहाँ से वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया जानते हैं? डुप्ले ना बड़ा मतलब योग्य अधिकारी तो था ही, उसमें कोई कमी नहीं था, योग्य था वो, अधिकारी था, लेकिन वो थोड़ा मनमौजी किस्म का था। कई बार ऐसा काम करता था जो सरकार को भी नहीं बताता था, अपने मन से कर दिया, जो उसको अच्छा लगता था वो अपने हिसाब से करता था। तो सरकार इससे क्रुद्ध रहता था उससे, और सरकार क्रुद्ध होकर के डुप्ले को वापस बुला लेता है। फ्रांस बोलता है तुम आ जाओ, तुम आ लायक नहीं, आ जा, वापस बुला लेता है। और उसके जगह एक नया गवर्नर स्थापित करता है जिसका नाम है गोडेहू, और गोडेहू को वहाँ पर स्थापित कर देता है। अब पौंडीचेरी का गवर्नर कौन बना? गोडेहू। ठीक है,
योग्य अधिकारी नहीं था, काबिल नहीं था डुप्ले के जैसा। दूसरा, जब सप्तवर्षीय यहाँ पर युद्ध हुआ तो हुआ, और उसके बाद ये भी पता चला कि कर्नाटक वहाँ से जो है ना कर्नाटक को हार चुका है और हैदराबाद पर कंट्रोल है बस फ्रांस का, और कर्नाटक हार चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पता चला। तो फ्रांस की सरकार ने काउंट डी लाली को, किसको, काउंट डी लाली को एक कमांडर बना करके, सेना का कमांडर बना करके इसको पौंडीचेरी मतलब यहाँ भारत में भेज दिया, कर्नाटक के पास। क्लियर? किसको भेजा? काउंट डी लाली को। अब काउंट डी लाली आया, देख रहा है स्थिति क्या, कि यहाँ पर तो स्थिति बड़ा खराब है फ्रांस का, यहाँ पर स्थिति ब्रिटिश का मजबूत लग रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है। यहाँ पर देखो 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, तो उसका असर तो दिखेगा ना भारत में। अब सप्तवर्षीय युद्ध हो रहे हैं तो यहाँ से कनाडा खो दिया, अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका जो महादेश है, वहाँ जो कनाडा देश है, तो कनाडा किसके कंट्रोल में था? फ्रांस के कंट्रोल में। अब ब्रिटिश ने कनाडा छीन लिया फ्रांस से, अमेरिका में कनाडा खो दिया फ्रांस, और यहाँ पर कर्नाटक में आया तो काउंट डी लाली जो है यहाँ पर कमांडर बन गया क्या। अब सोचो, ये काउंट डी लाली पेरिस का रहने वाला नया आदमी है, इसको आप कर्नाटक भेजोगे तो यहाँ का सिचुएशन कहाँ इसको पता। डुप्ले तो योग्य अधिकारी था, इसको सारा चीज़ पता था। अब ये नया आया, इसको कुछ पता ही नहीं, तो इसने क्या किया, हैदराबाद में जो बुस्सी हम बोल रहे थे ना, जो यहाँ पर बोले कि हैदराबाद में बुस्सी को डुप्ले बैठा रखा था, तो बुस्सी को बुलाया कि भाई आजा तू यहाँ, कहाँ पर, कर्नाटक में, पौंडीचेरी मुख्यालय था वहाँ पर, बोला कर्नाटक में आजा। बुस्सी को बुलाया, किसने? काउंट डी लाली ने। बुस्सी वहाँ से जैसे हैदराबाद से निकला, ब्रिटिश ने तुरंत हैदराबाद पर अटैक किया और हैदराबाद को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो बुस्सी गया और इधर से हैदराबाद भी गया, हैदराबाद गया। अब कर्नाटक में युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध होता है। सॉरी, तो वांडीवास का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1760 में कह सकते हैं, 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। और इस युद्ध में काउंट डी लाली और इसने हैदराबाद से बुस्सी को बुला लिया। वांडीवास का युद्ध होता है जिसमें कर्नाटक हार जाता है। ये जो फ्रेंच कंपनी है वो कर्नाटक को हार जाता है। अब जैसे ही फ्रेंच कंपनी हारा, काउंट डी लाली को ब्रिटिशों ने क्या किया, कब्जा कर लिया, उसको मतलब बंदी बना लिया। अब फ्रेंच के पास कुछ नहीं बचा, हैदराबाद भी गया उधर से, कर्नाटक भी गया, अब बचा क्या, सिर्फ इसका मुख्यालय पौंडीचेरी। और उधर अमेरिका में कनाडा खो दिया, भारत में हैदराबाद और कर्नाटक खो दिया। फ्रांस का स्थिति तो बड़ा दयनीय हो गया इस समय। अब आप समझिए, इसी का बदला लेने जाएगा। जानते हैं, जो अमेरिका में जो कनाडा खोया और यहाँ भारत में जो ये कर्नाटक वगैरह हैदराबाद ये सब खो दिया, तो इसी का बदला जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है ना, अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब अमेरिका में स्वतंत्रता का युद्ध होता है, तो वहाँ पर फ्रांस जो है ना ब्रिटिशों के खिलाफ अमेरिकी उपनिवेशों को जो है ना सहायता देता है, अमेरिका के लोगों को सहायता देता है और ब्रिटिश को भगाने में मदद करता है। वही उसका बदला लेगा। ठीक है, आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, अमेरिकी क्रांति में। तो ये कहानी है। अब आप समझिए, उसके बाद जानते हैं सप्तवर्षीय युद्ध खत्म होता है 1763 में। जाहिर सी बात है, युद्ध हुआ है तो खत्म तो हो गई। 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ। 1763 में पेरिस में एक संधि बुलाया गया, पेरिस में संधि हुआ। अब पेरिस में संधि हुआ तो उस संधि के तहत क्या हुआ कि अब युद्ध को विराम देते हैं। और सॉरी भाई, पता नहीं बीच में कैसे कट हो जाता है, ये कई दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, बीच में ही रुक जाता है, मतलब पूरा गायब हो जाता है। जो भी लिखा होता है वो एप्लीकेशन मतलब अपने आप को बाहर कर देता है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, वो देखना ही पड़ेगा, कभी देखेंगे। देखो फिर भी कोई बात नहीं, आपको तो ठीक ही मिलेगा, समय की बर्बादी नहीं होगा। देखिए, तो वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में और 1763 में पेरिस में संधि हुआ।
और संधि के तहत ये बोला गया कि चलो भाई अब सप्तवर्षीय युद्ध को जो है ना विराम देते हैं और ये कहानी ख़त्म करते हैं। तो जो काउंट डी लाली को ब्रिटिशों ने बंदी बनाया था वो पेरिस में ले जा करके उसको छोड़ दिया कि भाई तुम अब यहाँ से आज़ाद हो। और वहाँ से पौंडीचेरी बचा जो इसके फ्रांस के कंट्रोल में था, और ब्रिटिश जो है ना यहाँ पर बढ़त हासिल कर लिया। अब आप सोच के देखो, अब उसके बाद जानते हैं फ्रांस की सरकार ने क्या किया, काउंट डी लाली को मृत्यु के घाट उतरवा दिया, मृत्यु दंड दे दिया, बोला तू ही की वजह से सब हारे वहाँ कर्नाटक में। तो ऐसा कर दिया। हालांकि देखिए ये सब योग्य अधिकारी नहीं थे, क्या ही बोले। तो ये कहानी है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो हम ये कह रहे हैं कि अब तीसरा कर्नाटक युद्ध तो खत्म हो गया, इसके बाद अब हो गया, सोच के देखो सारा चीज़ तो खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर हमको एक चीज़ दिक्कत नज़र आया, पता है क्या, आपको भी शायद आया होगा। यहाँ पर फ्रांस बढ़त हासिल कर लेता अगर चाहता तो। देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। किसका? प्लासी का युद्ध होता है बंगाल में, ठीक है। ये हमने बताया था और इसका भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में बंगाल में। तो जब 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है तो आप 1758 में कर्नाटक में क्यों युद्ध छेड़ रहे हैं? 1757 में ही युद्ध छेड़ देते कर्नाटक में। अगर 1757 में ही युद्ध छेड़ देता है कर्नाटक में फ्रांस, तो ब्रिटिश जो है बंगाल में युद्ध करता कि कर्नाटक में करता? कन्फ्यूजन होता है ना उसको, और जिसकी वजह से या तो वो बंगाल को छोड़ देता है या फिर कर्नाटक को छोड़ता। समझ आ रहा बात? तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं तो मार खाता ना। लेकिन ये लोग दूरदर्शी थे ही नहीं, डुप्ले तो था ही नहीं, दूसरा अधिकारी आया, ये लोगों के पास उतना विजन ही नहीं है। तो कारण तो है ना, यहाँ पर बड़ा दिक्कत किया इन लोगों ने। सोचिए बंगाल में जो 1757 में युद्ध हो रहा था उसी समय कर्नाटक में युद्ध कर देता और ब्रिटिश को मार के भगा देता, क्योंकि ब्रिटिश तो बंगाल में उलझा हुआ था सारे राजाओं के साथ। तो ऐसा कर देता, लेकिन नहीं किया। चलिए, तो ये कहानी है प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध और थर्ड कर्नाटक युद्ध। तीनों युद्ध हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहा, फ्रांसीसी कंपनी, और सेकंड कर्नाटक युद्ध में बैलेंस रहा दोनों तरफ। एक को हैदराबाद को फ्रांस में प्रभुत्व जमाया और ब्रिटिश कर्नाटक पर प्रभुत्व अपना रखा, और तीसरा कर्नाटक युद्ध में फ्रांस को साफ ही कर दिया। सॉरी भाई, पता नहीं कहाँ गिरा, किस पर लगा, कुछ पता ही नहीं चला, सॉरी। तो ये कहानी है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब इससे जुड़ा एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद कहानी को यही ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब सोच रहे, क्योंकि क्वेश्चन देखो अगर साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो एक प्रश्न डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए वो प्रश्न क्या है, कर्नाटक के युद्ध ने लगभग यह सुनिश्चित कर दिया कि ब्रिटिश कंपनी
भारत के लिए अर्थ रखता है, न कि फ्रांसीसी कंपनी। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। कर्नाटक युद्ध ने लगभग यह सुनिश्चित कर दिया कि ब्रिटिश कंपनी भारत के लिए अर्थ रखता है, न कि फ्रांसीसी कंपनी। ये एक स्टेटमेंट हुआ। अब यहां से हम क्या बोलेंगे, इस कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को लिख लेना और इसका सॉल्यूशन करके देखना। ठीक है, उसके बाद फिर सारा चीज़ हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, इसका मतलब हम बताते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है। इसका बेसिक सा चीज़ है, आप जो अभी हमने कहानी बताया ना उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और पीछे जो हमने बताया था पिछली क्लास में उससे भी रिलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, देखिए तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक भूमिका देना है और उसके बाद 3-4 पॉइंट बताने हैं, उसके बाद हो गया क्वेश्चन का आंसर। सिंपल होता है। उसके बाद मन है तो अपना एक निष्कर्ष दे दिए, कंक्लूजन दे दिए, बेसिक सा चीज़। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज हम ये बताएंगे कि कर्नाटक युद्ध उस वैश्विक संघर्ष का हिस्सा था। अब सोच के देखिए, कर्नाटक युद्ध क्या है, वैश्विक संघर्ष का हिस्सा है ना। विश्व में कुछ और हो रहा है, उसका असर कर्नाटक युद्ध में देखने को मिल रहा है, कर्नाटक युद्ध के माध्यम से देखने को मिल रहा है, भारत में मिला। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कर्नाटक युद्ध उस वैश्विक संघर्ष का हिस्सा था जिसमें यूरोप की दो बड़ी शक्तियां पिछले कई दशकों से आपस में संघर्षरत थी, ऐसा बोल सकते हैं। फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कर्नाटक युद्ध, या फिर ऐसे बोलो कि वैश्विक स्तर पर ब्रिटिश और फ्रांस के बीच युद्ध होने के कारण उसका असर भारत में भी दिखाई देता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा से देखिए, जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना उसमें सटीक वजन होना चाहिए, ये लिखो। ठीक है, हमको जहाँ तक लगता है वैसे ही आप लिखो, हम बोल रहे हैं आप लिख लो इसको। वीडियो पॉज कर करके आप लिख सकते हो इसका आंसर कि कर्नाटक युद्ध उस वैश्विक संघर्ष का हिस्सा था जिसमें यूरोप की दो बड़ी शक्तियां ब्रिटिश और फ्रांस पिछले कई दशकों से संलग्न थी, या फिर प्रयासरत थी, या फिर संघर्षरत थी, ऐसे बोल सकते। उसके बाद इसी भूमिका में आप लिख सकते हैं वैश्विक स्तर पर सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य का पराजय तथा भारत में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी की पराजय ने लगभग यह सुनिश्चित कर दिया कि ब्रिटिश कंपनी भारत में अपनी भावी सफलता को आगे बढ़ाना चाह रहा है, ऐसे कर सकते हैं। इसी को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं हम लोग। देखिए ये तो एक तरीका हुआ ना, ये तो एक बेसिक सा फॉर्मेट हुआ, भूमिका लिख दिया। इसमें फिर आगे हम बताएंगे कि कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश का सफल होने का और भी कई सारे कारण उत्तरदायी रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4-5 कारण बताएंगे, हो गया कहानी। तो 4-5 कारण सुनो। देखो हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पर बता रहा है ब्रिटिश कंपनी अर्थ रखता है भारत के लिए, फ्रांसीसी कंपनी नहीं। मतलब ब्रिटिश कंपनी आगे है, फ्रांसीसी कंपनी आगे नहीं है। और ये है डायरेक्टरी, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, परीक्षण करना है, इसको बताना है
कैसे है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को सही बताना है, ये स्टेटमेंट सही कैसे है, क्लियर। तो देखो, तो नंबर 1 पॉइंट में हम लिखेंगे, सबसे पहली बात फर्स्ट नंबर पॉइंट में कि ब्रिटिश कंपनी आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से या फिर संसाधन के हिसाब से आप कह सकते हो कि आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से फ्रांसीसी कंपनी से कहीं आगे थी, पहला नंबर पॉइंट। क्योंकि देखो, अमेरिका में 13 उपनिवेश ब्रिटिश के हैं, भारत में बंगाल, सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद, ये सारा इलाका ब्रिटिश का है। तो आर्थिक दृष्टि भी और व्यापारिक दृष्टि भी ब्रिटिश का फ्रांस से कहीं ज़्यादा था। दूसरा नंबर पॉइंट, ब्रिटिश कंपनी में योग्य अधिकारी सेवारत थे, यानी सेवा देते थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, सर आयर कूट जैसे अधिकारी। ये हो गया। तीसरा पॉइंट, ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी, जिसमें मैनेजमेंट या निर्णयन का काम बहुत ही त्वरित होता था, बहुत ही जल्दी होता था। क्योंकि प्राइवेट थी तो प्राइवेट लोग जल्दी ही काम कर लेते थे, क्योंकि उनको घाटा सहना अच्छा नहीं है। जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जिसकी वजह से उसका निर्णयन में विलंब होता था, निर्णय करने में विलंब होता था, क्योंकि सरकारी काम आप जानते हैं लेट से होते। तो तीसरा पॉइंट ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप कि फ्रांस के सरकार जो है ना अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते रहता था। अगर वो डुप्ले को नहीं वहाँ से लेकर गया होता तो शायद अभी स्थिति कुछ और होता। डुप्ले को बुला लिया, बिना मतलब का हस्तक्षेप करते रहता है फ्रांस की सरकार। तो ये भी लिख सकते हैं। एक आगे एक और जो मेन पॉइंट है उसको आप लिखो कि प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी को संसाधन का बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब संसाधन इकट्ठा हो गया। प्लासी का युद्ध जीता ना, तो ब्रिटिश कंपनी के पास बंगाल का पूरा संसाधन उसके पास आ गया, समझ रहे। तो संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको प्लासी के युद्ध के बाद मिल गया, जो भारत में उसकी स्थिति और मजबूत कर दिया। हम आगे समझेंगे कैसे किया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में भी आगे बढ़ा दिया है। तो ये सारा पॉइंट्स है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना है, आप ध्यान से सुनिए और उसको लिख लीजिए। कर्नाटक युद्ध उस वैश्विक संघर्ष का हिस्सा था जिसमें यूरोप की 2 बड़ी शक्तियां ब्रिटिश और फ्रांस पिछले कई दशकों से संलग्न थी। ये हो गया। इसी पैराग्राफ में आप आगे लिखोगे कि वैश्विक स्तर पर शतवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य का पराजय तथा भारत में वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच कंपनी की पराजय ने लगभग यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत में ब्रिटिश कंपनी ज़्यादा अर्थ रखता है। क्लियर, ये एक भूमिका हो गया, ठीक है, भूमिका हो गया। फिर आगे सेकंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी भारत में सफलता हासिल करेगा, इसके और भी कई सारे कारण उत्तरदायी रहे हैं। पहला नंबर कारण, पॉइंट लिखो पहला नंबर, और उसमें लिखो कि ब्रिटिश कंपनी के पास आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से फ्रांसीसी कंपनी से कहीं ज़्यादा आगे थी। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखो आप, सेकंड नंबर पॉइंट में आप लिख लो वही चीज़। ब्रिटिश एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी, जिसकी वजह से उसका निर्णय बहुत ही त्वरित होता था, जबकि फ्रांसीसी कंपनी का निर्णय करने में विलंब होता था। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ब्रिटिश कंपनियों के पास योग्य अधिकारी सेवारत में थे, फ्रांसीसी कंपनी के पास योग्य अधिकारियों की कमी थी। अगर डुप्ले को छोड़ दिया जाए तो, डुप्ले अपवाद में ब्रैकेट में डाल देना, डुप्ले अपवाद,
ठीक है, तो ये तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट में आप लिख सकते हो कि प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी को बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन प्राप्त हो जाता है, जो उसकी स्थिति भारत में और मजबूत कर देता है। तो ये 4 पॉइंट लिखो, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जो जो हमने बोला उसको रुक रुक के लिख लेना है, या फिर अपने हिसाब से इसका आंसर करते रखना है। आपको यदि समझ में आ गया होगा पूरा ये क्लास तो आप लिख सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब, ठीक है। तो ये कहानी था कर्नाटक युद्ध का। अब शायद हमको नहीं लगता है कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़ पाएंगे, लगभग सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में ऐसे कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है।